तो मेरे राइटर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत होंगे। रक्स इश्कम के एपिसोड नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। सिकंदर, मुझसे यज़दान की हालत देखी नहीं जाती। 1 महीना हो गया, अरूप को गए वो इस ट्रोमा से बाहर नहीं आ रहा। सहला बेगम जो परेशान थी अपनी बेटी की हालत को देखकर, सिकंदर साहब से बात की ताकि वे यज़दान को समझाएं। मैं भी बहुत परेशान हूँ, वो मेरी बात समझता नहीं। वो अरूप को जितना याद करेगा वो इतनी आएगी। सिकंदर साहब बेड पर बैठते हुए बोले, मैं चाहती हूँ यज़दान शादी कर ले। सिकंदर साहब जो बैठ रहे थे वही सहला बेगम की बात सुनकर रुक गए। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? यज़दान कभी नहीं मानेगा। सिकंदर साहब ने आहिस्तगी से कहा। क्यों नहीं मानेगा? मैं चाहती हूँ यशफा से शादी कर ले, यशफा को भी सहारा मिल जाएगा। सहला बेगम सिकंदर साहब के पास बैठते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं? वो एक बेटी की माँ है। सिकंदर साहब को अजीब लगा। सहला बेगम का यशफा की शादी यज़दान से करने का मशवरा। क्यों सिकंदर, यज़दान भी तो बाप है एक बेटे का। अगर यशफा की बेटी है तो यज़दान का भी तो बेटा है। सहला बेगम को बुरा लगा, अगर एक मर्द अपनी औलाद के लिए दूसरी शादी कर सकता है तो क्या औरत को हक नहीं है? अगर एक औरत दूसरों की औलाद कबूल कर सकती है तो मर्द क्यों नहीं? आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी यज़दान कैसे मानेगा? सिकंदर साहब को बहस करना मुनासिब ना लगा। उसको आप मनाएंगे भाई साहब, मनाए और दाजा। सहला बेगम ने फौरन जवाब दिया। करता हूँ बात भाई साहब से भी और दाजान से। सिकंदर साहब कहते साथ ही लेट गए। आज उन्होंने ऑफिस से ऑफ किया था। ओके, सहला बेगम भी कहते साथ ड्रेसिंग रूम में चली गई। क्या हो गया बेटा, चुप कर जाओ। यज़दान जो बुरहान को अपने साथ ही कमरे में लेकर आया था। मजाल है जो बुरहान ने 1 मिनट भी जबान मुंह में नहीं डाली। कब से रोए जा रहा था, अब तो और ऊंचा रो रहा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यशफा जो जन्नत का फीडर लेकर कमरे में जाने वाली थी, यज़दान के कमरे से बुरहान के रोने की आवाज़ सुनकर रहा न गया तो अंदर आ गई। जी आ जाए। यज़दान ने इजाज़त देना मुनासिब समझा। ये क्यों रो रहा है? यशफा ने लाइट पिंक कलर का ड्रेस पहना था, बाल टैल पोनी में कैद थे, सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, मेकअप से पाक चेहरा था। यशफा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन खूबसूरत लड़कियां भी नसीब की मोहताज होती हैं, और ये बात यशफा को देखकर समझ आ जाती थी। पता नहीं क्यों रो रहा है ये। यज़दान को समझ न आई ये क्यों रो रहा है। इसको मुझे दे, यशफा अपने हाथ आगे करती हुई बोली ताकि बुरहान को पकड़ सके। इसकी नैपी गीली है, इस वजह से रो रहा है, इसको रैशेस हो जाते हैं। यशफा ने बुरहान को पकड़कर बेड पर लिटाया और फौरन नैपी चेक की। आखिर क्यों रो रहा है? ओह अच्छा, इस वजह से रो रहा था। यज़दान को खुद पर गुस्सा आया, इसने क्यों नहीं चेक किया? आप इसका डायपर ला दें मुझे। यशफा ने यज़दान को आहिस्तगी से कहा, क्योंकि यशफा यज़दान के कमरे में बहुत कम आती थी। इसको नहीं पता था बुरहान की चीज़ें कहाँ होती। जी मैं ला देता, कहते साथ ही ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया जहाँ बुरहान की चीज़ें रखी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? तुम्हें कोई शर्म लिहाज है? ये सब बेच दिया है। यशफा जो बुरहान के पास बैठी यज़दान का वेट कर रही थी, जो ड्रेसिंग रूम में गया था, वापस आना भूल गया था। अचानक से यज़दान की फूफो की बातें सुनकर हैरान हो गई। जी आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यशफा को बिल्कुल समझ नहीं आई, आखिर ये औरत क्या कहना चाहती है। तुम तो बहुत मासूम हो ना, जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम जो करने की कोशिश कर रही हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। लड़की, शर्म से डूब मरो। तुम एक बेटी की माँ हो। समीना बेगम जो बिना सोचे समझे बोल रही थी, अभी मजीद कुछ कहती कि सहला बेगम ने रोक दिया। तुम्हें क्या हो गया समीना? तुम कैसी बातें कर रही हो? सहला बेगम जो यज़दान से बात करने आई थी, यशफा और समीना बेगम को यहाँ देखकर मामला समझ गई। क्या मतलब? कैसी बातें करी? जो देखा है वही बोला है। अभी समीना बेगम कुछ और कहने वाली थी जब यज़दान बाहर आता दिखाई दिया। आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप ये बातें कर रही हैं? यज़दान जो बुरहान के रैपर ढूंढ रहा था, अपने कमरे से आवाज़ें सुनकर फौरन बाहर आया। यज़दान, तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियां ये मौके की तलाश में यहाँ इनको मौका मिला सब लेकर फरार हो जाए। और तुम नहीं जानते पता नहीं कितनों को अपने पीछे लगाए। तभी तो शौहर ने तलाक दी, वरना पहली ही बेटी पर कोई नहीं छोड़ता। तुम्हारे करतूत ही होंगे ऐसे। समीना बेगम अपनी जबान के जौहर दिखाने से बाज न आई। ये झूठ बोल रही है, आप तो जानते हैं मैं बुरहान का डायपर चेंज कर रही थी। यशफा को आज फिर खुद पर गुस्सा आया। आखिर वो क्यों मदद के लिए यज़दान के कमरे में आई? आप प्लीज चुप कर जाएं, मैं बात करता हूँ। यज़दान को यशफा पर गुस्सा आया, जो उनको जवाब देने के बजाय रोने को तरजीह दे रही थी। समीरा, तुम्हें एक बात बतानी, मुझे ये भूल गया। आज रात को यशफा और यज़दान का निकाह है, मुझे तुम्हें बताने का याद भूल गया, इसलिए माजरत करती हूँ। सहला बेगम ने बहुत सोच समझ कर बात की, लेकिन उनकी बात सुनते ही वहां खड़े दो नफूस सकते में चले गए। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की कैसे हमारे खानदान की बहू बन सकती है?
समीना बेगम को एक बार फिर सहला बेगम पर गुस्सा आया। वो अपनी बेटी की शादी यस्तान से करवाना चाहती थी, लेकिन सहला बेगम बना बनाया गेम खराब कर रही थी। क्यों नहीं बन सकती? ये मेरे खानदान की बहू, क्या खराबी नजर आ रही है इसमें? सहला बेगम ने जो अच्छा सा जवाब देकर समीना बेगम की बोलती बंद कर दी। अम्मी, आप मेरी बात सुने। यजदान जो भी अपनी बात मुकम्मल करता, इतनी देर में सब घरवाले यजदान के कमरे में आ गए। क्या हो रहा है यहाँ पर सहला बेटा? आलम साहब जो भी अपने कमरे में जा रहे थे, समीना बेगम और सहला बेगम की आवाजें सुनकर यजदान के कमरे में आ गए। हाँ सहला, बताओ क्या हुआ? और ये अशफा क्यों रो रही है? सादे बेगम जो किरण बेगम के पास थी, वो भी समीना बेगम की आवाज सुनकर यहाँ आ गई। बाबा जान, मैं और सिकंदर यजदान और अशफा की शादी करना चाहते हैं, और अब तो वैसे ही समीना ने इल्जाम लगा दिए यशफा और यजदान के किरदार पर। तो मैं नहीं चाहती अब किसी और को मौका मिले बात करने का। सहला बेगम ने बहुत समझदारी से बात की, जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बाबा, मैंने बस एक बात की थी। समीना बेगम अपने आप पर बहुत गुस्सा है। आखिर क्या जरूरत थी शोर मचाने की? थोड़ी देर चुप रह लेती, लेकिन अल्लाह ने जो काम जिससे करवाना होता है वो करवा लेता है। यशवा और यजदान के निकाह का जरिया समीना बेगम को ही बनना था। यशवा बेटा चुप कर जाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जिम्मेदारी अब यजदान की है। सहरा बेगम जो यशवा से बात कर रही थी, लेकिन आंखों आंखों में तसल्ली दे रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? सिकंदर साहब जो यजदान से बात करने आए थे, सबको यहाँ पहले से मौजूद देखकर सवाल किया। सिकंदर, मैं सब घर वालों को बता दिया है कि हम चाहते हैं कि यशवा और यजदान की शादी हो जाए, ताकि किसी को बातें करने का मौका न मिले। सहला बेगम ने आखिरी जुमला समीना बेगम की तरफ देखते हुए कहा, जो अपनी जबान के जौहर दिखाकर चुप कर गई थी। बेटी, ये फैसले ऐसे नहीं होते। हम सबको पहले बात कर लेनी चाहिए। आलम साहब यजदान की खामोशी देखकर बोले, जो इस सारे मामले में खामोश तमाशाई बना हुआ था। हाँ सहला, बाबा जान ठीक कह रहे हैं। सादे बेगम ने भी समझाना जरूरी समझा। भाभी, मेरी यशवा से बात हो गई थी। वो राजी है। सहला बेगम की बात पर वहां खड़ी यशवा सकते में चली गई। आखिर कब? उन्होंने पूछा, शादी कब? इसको समझ ही नहीं आ रही थी वो किस बात का जवाब दे और किस बात का ना दे। हिरसान भी राजी है, वो मुझे कभी इनकार नहीं कर सकता, इस बात का यकीन है मुझे। सिकंदर साहब ने भी इमोशनली ब्लैकमेल करना जरूरी समझा। अगर सब तैयार हैं तो नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आलम साहब ने बात को ज्यादा बढ़ाना जरूरी ना समझा। यजदान को इस वक्त यशवा पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो अपने तरीके से ही बदला लेने का सोच लिया था। अब देखना ये था कि अब यजदान यशवा को कबूल करेगा या किस्मत को कुछ और मंजूर है। आज शाम 6 बजे इन दोनों का निकाह। मैं नहीं चाहता आज घर के लोग अपने बातें कर रहे हैं, कल को बाहर वाले भी करें, तो ये नेक काम आज ही कर देते। आलम साहब समीना बेगम पर तंज करते हुए बोले, जिनकी वजह से ये सारा फसाद खड़ा हुआ था। परवा, शाजिल कहाँ रह गया है? पता करो, कमरे में गया है, अभी तक वापस नहीं आया। किरण बेगम को टेंशन रही, कहीं हानिया और शाजिल की सुलह ना हो जाए। अम्मी, आ जाएगा, मैं तैयार हो रही हूँ। फरवा को बहुत बुरा लगता था जब कोई इसको तैयार होते वक्त कोई काम कह देता था। तुम बस तैयार हो ना, वहां शाजिल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। किरण बेगम फरवा को होश दिलाते हुए बोली, जो अपनी ही धुन में मगन थी। इस दफा हानिया के साथ जो होगा वो पूरी हवेली के लोग देखेंगे अम्मी, इस बात की आप टेंशन ना लें। हानिया ने फरवा की हर चीज पर कब्जा किया, और फरवा अपना हक खाने वालों को छोड़ती नहीं। फरवा जो अपने चेहरे को मेकअप से सजा रही थी, अपनी अम्मी की बातें सुनकर खुद को जहर उगलने से रोक ना पाई। आहिस्ता बोलो लड़की, कोई सुन लेगा, दीवारों के भी कान होते हैं। किरण बेगम उसको जगह का एहसास करवाते हुए बोली, दीवारों को मुंह तो नहीं होता, सुन भी लेंगी तो बोलेंगी नहीं ना। आपकी भी अजीब मंतक है। फरवा अपने मेकअप को लास्ट टच देते हुए बोली, अच्छा जाओ, बातें करो ना करो, शाजिल को बुला कर लाओ। किरण बेगम अपना सामान पैक करते हुए बोली, उनको यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए थे। ओके जी, जा रही हूँ, फरवा ने कहते साथ ही अपने कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। हानि मेरी जान, तुमने यूनी कब से ज्वाइन करनी है? मतलब अब तो 1 माह गुजर गया है, तकरीबन तुम्हारे फाइनल भी होने वाले हैं। शाजिल हानि के बाल बनाता हुआ बोला, शाजिल मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगी। हानि अपने हाथों से खेलते हुए शाजिल को जवाब देने लगी। हानि जान, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलने लगा हूँ, रास्ते में खाला और फरवा को ड्रॉप भी करना है, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। शाजिल हानि के बाल बनाने के बाद उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, ओके शाजिल, बता दूंगी। अभी हानि कुछ और कहती कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कौन? आ जाए। शाजिल हानि से फासले पर खड़ा होता हुआ बोला, सॉरी शाजिल, डिस्टर्ब किया। मामा और मैं आपका वेट कर रही थी, आपने कहा था आप ड्रॉप कर देंगे। हानि को फरवा का शाजिल कहना एक आंख नहीं पाया, वो उससे बड़ा था। भाई कहना चाहिए था। ये बात हानिया ने सोची, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। हाँ फरवा, मुझे याद है, बस हानिया के बाल बना रहा था। चलो बस मैं फ्री हूँ, चलते हैं। शाजी ने हानिया के चेहरे पर जेलिसी के तासुर देखते ही फौरन अपनी बात कही,
اوہ اچھا، فروز یہ دو الفاظ بولنے دنیا کا مشکل ترین کام لگے۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ بات سن کر کہ جو شخص کل تک اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، آج وہ شخص اپنی بیوی کے بال بنا رہا ہے۔ شازل جلدی آئیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ ہانیہ شازل کے پاس جا کر بولی جو ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ ضرور کیوں نہیں، آج بیگم نے کہا ہے جلدی آنا ہے تو پڑے گا آنا۔ شازل ہانیہ کے گال کھینچتا ہوا بولا اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ شازل ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا اور ہانیہ فوا کے سامنے شازل کی اس حرکت پر انار کی طرح لال ہو گئی۔ میں چلتی ہوں شازل، آپ آ جائیں۔ فوا سے مزید سے یہ سب نہ دیکھا گیا، اپنی بات کہہ کر باہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دل ککڑی کہے گی، ہانی نے اس کو نئے خطاب سے نوازا۔ ہاں ہاں اوکے، اس سے پہلے وہ جل ککڑی زیادہ جلے، میں چلتا ہوں۔ شازل ہانیہ کی بات پر کہکا لگاتے ہوئے بولا جی جی آپ جائیں، جلدی واپس آئیے گا۔ ہانیہ شازل کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لا کر بولی جی جناب، اگر آج عروب کا کیس کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید میں نہیں جاتا، پر جانا ضروری ہے۔ شازل نے کہتے ساتھ ہی اپنے قدم باہر پورچ کی طرف بڑھائے۔ کیا ہو گیا یزدان، میں نے سب کے سامنے بولا ہے تمہارا آج نکاح اور تم منع کر رہے ہو؟ سہلا بیگم یزدان کو سمجھاتے ہوئے بولی جو غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امی آپ جانتی ہیں مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے ایک بار کرنی تھی وہ میں نے کر لی۔ اگر اس میڈم کو اتنا شوق ہے شادی کا، کسی اور سے کر لے۔ یزدان جو غصے میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ماں کی بات سنتے ہی پھٹ پڑا۔ یزدان ابھی تم اپنا سوچ رہے ہو، اپنے بیٹے کا بھی تو سوچو، اس کو ماں کی ضرورت ہے، ابھی وہ 1 مہینے کا ہوا ہے اور اس کو یشفا کی عادت ہوگی۔ تم بس کر لو بیٹا نکاح، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سہلا بیگم یزدان کو سمجھاتے ہوئے بولی کہیں غصے میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کر۔ امی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں عروب کی جگہ کسی کو دیکھ تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یزدان بے بسی والے لہجے میں بولا یزدان میرے بچے، میں یہ نہیں کہہ رہی تم عروب کی جگہ یشفا کو دو، میں بس یہ کہہ رہی ہوں تم یشفا کے لیے گنجائش نکالو۔ سہلا بیگم اپنی ایک آخری کوشش کرتے ہوئے بولی امی بس میں یہ شادی برہان کے لیے کروں گا، جتنا جلدی ہو سکے آپ یہ بات اس کے دماغ میں ڈال دیں۔ میں کسی بھی قسم کے نخرے نہیں اٹھاؤں گا اور برہان کے معاملے میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ یزدان اپنی بات کرتے ہوئے بولا ٹھیک، میں سمجھا دوں گی، لیکن جیسے برہان اس کی ذمہ داری ہے ویسے ہی جنت بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی بیٹا۔ سہلا بیگم اس کا دھیان جنت کی طرف کرواتے ہوئے بولی جی۔ یزدان نے لاپرواہی والے انداز میں کہہ کر اپنے کمرے میں روانہ ہو گیا۔ شازل بس یہی ڈراپ کرتی میری یونی آ گئی۔ پروا جو آج شازل کے ساتھ یونی آئی تھی، یونی کی گیٹ پر شازل کو گاڑی روکنے کا کہا۔ اوکے۔ شازل نے آج فروا سے زیادہ بات نہیں کی تھی اور یہی بات فروا کو غصہ دلا رہی تھی۔ شکریہ شازل یونی ڈراپ کرنے کے لیے، فروا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ ہیلو فروا۔ ابھی شازل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عاصم چوہدری فروا کو دیکھ کر بولا اف، اس منحوس انسان کو بھی ابھی آنا تھا۔ فروا اپنے دل میں عاصم چوہدری کو بولی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شازل کو پتہ چلے اس کی لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے۔ ہیلو عاصم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فروا فوراً سے عاصم کو معصومانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی کیا کہا آپ نے؟ عاصم تو فروا کے منہ سے بھائی جیسا لفظ سن کر غش کھا اٹھا۔ ہیلو آپ کون؟ شازل جو عاصم اور فروا کو باتیں کرتے دیکھ کر گاڑی سے باہر آ کر بولا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں۔ شازل ان سے ملے یہ ہانیہ کے دوست ہیں یا ایسے کہہ لیں کہ بیسٹ فرینڈ ہیں۔ فروا نے موقع اور دستور دیکھتے ہی اپنی بات کہہ دی۔ او ریئلی، آپ فرینڈ ہیں ہانیہ کی؟ شازل کو تھوڑا عجیب لگا لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ تنگ نظر نہیں تھا لیکن لڑکا اور لڑکی کی دوستی کے حق میں بھی نہیں تھا۔ اور آپ کون؟ عاصم نے شازل سے سوال کیا۔ میں ہانیہ کے ہسبینڈ ہوں، آپ تو بیسٹ فرینڈ ہیں، کیا آپ کو بتایا نہیں؟ شازل نے طنز کرتے ہوئے جواب نہیں، میں جرمنی گیا تھا، اس وجہ سے میری بات نہیں ہوئی۔ عاصم نے بہت عاجزی سے بتایا جیسے سچ میں جرمنی گیا تھا۔ اوہ چلیے کوئی بات نہیں، میں اب چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شازل کو وہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں لگا، اس لیے کہتے ساتھ ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شازل کی گاڑی فروا اور عاصم کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بیٹا اب تمہیں یزدان کا دل جیتنا ہے کسی بھی طرح، وہ تمہاری اور جنت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے، بس تمہیں برہان کا خیال رکھنا ہے۔ سہلا بیگم اور سعدیہ بیگم یشفا کو مناتے ہوئے بولی جو کب سے رو رہی تھی۔ السلام علیکم تائی امی، یہ یشفا آپ بھی کیوں رو رہی ہے؟ ہانیہ جو ابھی آئی تھی یشفا کے روم میں، وہاں پہلے سے ہی اپنی تائی امی اور چچی کو دیکھ کر سلام کیا اور یشفا کے رونے کی وجہ پوچھی جس نے رو رو کر آنکھیں لال کر لی۔ بیٹا آج یشفا اور یزدان کا نکاح ہے۔ سہلا بیگم جو جنت کو سلا رہی تھی ہانیہ کو آج کے بارے میں بتایا۔ کیا؟ کب؟ یہ سب مطلب کیسے؟ ہانیہ صوفے پر بیٹھ رہی تھی، سہلا بیگم کی بات سن کر کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ آج شام میں بس نکاح ہے بس،
यशपा इसी वजह से परेशान है बस। सादी बेगम ने हानि को कहा जो सकते में चली गई थी यह खबर सुनकर, क्योंकि वो जानती थी यजदान कितनी मोहब्बत करता था अरूप से। वो कैसे मान गया शादी के लिए? ये सब तो ठीक है कि यजदान भाई मान गए, हानि सोफे पर बैठती हुई बोली। हाँ वो मान गए हैं और यशपा भी, अब बस तुम एक अच्छा सा जोड़ा प्रेस करवा दो। हानि बेटा, यशपा के लिए वैसे भी 3 तो बज ही गए हैं, 5 बजे तक सब आ जाएंगे। सहरा बेगम आंखों ही आंखों में यशपा को तसल्ली देते हुए बोली। लेकिन आंटी आप मेरी बात तो सुने। यशपा सहरा बेगम के पास जाकर बोली, जो जन्नत को अपने पास बेड पर बिठा रही थी। बेटा मैं तुमसे वादा करती हूँ, जो तुम्हारे माजी में हो चुका है न वैसा कुछ नहीं होगा, और जन्नत भी हमारी है, इसकी फिक्र तुम ना करना। प्लीज बेटा मान जाओ। सहरा बेगम उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। ठीक है आंटी, जैसा आपको मुनासिब लगे। यशवा ये कहकर वॉशरूम में चली। ओए क्या हुआ तुझे? यजदान में 5 मिनट से बाहर खड़ा हुआ हूँ और तुम अपनी ही दुनिया में गुम हो। शाजिल जो अभी तक ऑफिस पहुंचा था, यजदान का ऑफिस खुला देखकर हैरान हुआ। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा था। तुम बताओ तुम कब आए? यजदान जो चेयर पर टेक लगाकर बैठा था, शाजिल की आवाज सुनकर सीधा होकर बैठा। क्या हो यजदान, कुछ परेशान लग रहे हैं? शाजिल यजदान के सामने चेयर पर बैठता हुआ बोला। तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि घर में क्या हो रहा है? यजदान ने सवाल किया। नहीं, क्यों, तुम बता दो क्या हो रहा है। शाजिल टेक छोड़कर बैठा। इसको यजदान कुछ परेशान सा लगा। घर में शादी की बातें चल रही हैं। यजदान अपनी नजरें सामने टेबल पर जमाते हुए बोला। किसकी शादी की बात कर रहा है तो यजदान? शाजिल सच में परेशान हुआ कि आखिर किसकी शादी हो रही, मेरी और यशवा की? यजदान दांत पीस कर बोला। क्या ये सच है? शाजिल को यस्तान की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। हाँ शाजी, ये बात सच है। यस्तान अपनी आंखें कर्ब से बंद करता हुआ बोला। बेटा क्या हम अंदर आ सकते हैं? सिकंदर साहब और आलियान साहब इजाजत लेते हुए बोले। बड़े बाबा कैसी बात कर रहे हैं, आपका अपना ऑफिस है, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यजदान एहतरामन खड़ा होकर बोला। बेटा मुझे तुम दोनों से बात करनी है, बैठो दोनों मेरे पास। ये बातें ऑफिस में करने वाली तो नहीं, लेकिन अब तुम दोनों मिल ही गए हो यही, तो यही कर लेते हैं। आलियान साहब ऑफिस में 3 सीटर सोफे पर बैठते हुए बोले। जी बाबा कहें क्या बात करनी है आपने और चाचू ने? शाजिल और यजदान अपने बाबा और चाचू के सामने बैठते हुए बोले। यजदान बेटा क्या आपको कोई शादी से प्रॉब्लम है? आलियान साहब ने बिना देर किए अपनी बात कही। यजदान जितनी इज्जत अपने बाबा की करता था, इतनी ही इज्जत अपने बड़े बाबा की भी करता था। बड़े बाबा आप सब जानते तो हैं। यजदान जानता था ये सवाल जरूर होगा। बेटा भी आपकी उम्र ही क्या है, अभी आप 30 साल के हुए हैं। आप सिंगल पेरेंट बनकर जिंदगी कैसे गुजारोगे? आपके लिए मुश्किल होगा। अभी के लिए मैं जानता हूँ फैसला करना मुश्किल है, लेकिन कल को मुझे उम्मीद है आप इस फैसले से मुतमईन होंगे। आलियान साहब को ज्यादा बातें करने की आदत नहीं थी। वो टू द पॉइंट बात करते थे। यजदान मेरे बेटे, यशफा एक अच्छी लड़की, मुझे यकीन है वो बुरहान का और आपका अच्छे से ख्याल रखेगी। सिकंदर साहब यजदान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। शाजिल मुझे कोई शिकायत आपकी तरफ से नहीं मिलनी चाहिए कि आप हानिया को परेशान करते हैं। आलियान साहब लास्ट पर शाजिल को बोले। जी बाबा आप बेफिक्र हैं। शाजिल ने फौरन हामी भरी। यजदान और शाजिल बेटा 5 बजे तक हवेली आना है आज आप दोनों ने, क्योंकि 6 बजे निकाह है। सिकंदर साहब यजदान और शाजिल को रिमाइंड करवाते हुए बोले, कहीं भूल ही ना जाए। जी चाचू आप बेफिक्र हैं, मैं यजदान को लेकर टाइम पर आ जाऊंगा। शाजिल ने जवाब दिया, क्योंकि यजदान बिल्कुल खामोश था इस सारे वाक़े में, जैसे उसकी नहीं किसी और की शादी है। निकाह स्पेशल। यशवा आप ही क्या हो गया है आपको? क्यों रो रो कर अपना मेकअप खराब कर रही है? पहले ही लाइट से मेकअप किया है। हानि जो तीसरी बार यशवा का मेकअप ठीक कर रही थी, फिर से यशवा की आंखों में आंसू देखकर बोल पड़ी। मैं क्या करूं, बस रोने पर मेरा जोर नहीं है। यशवा बेदर्दी से अपनी गाल से आंसू साफ करते हुए बोली। क्यों नहीं? आईने में देखें कितनी प्यारी लग रही है। हानि ने उसका चेहरा आईने के सामने किया। यशवा ने लाइट रेड कलर का ड्रेस पहना था, छोटे से मैचिंग के रेड टॉप्स पहने थे, पाँव में सिल्वर सैंडल पहने थे। वो लाइट से मेकअप में भी बहुत हसीन लग रही। देखिए कितनी प्यारी लग रही है आप, प्लीज ना रोएं। हानि का लहजा मिन्नत वाला था। अब नहीं रोती, जाओ तुम भी कब से मेरे पास हो। शाजिल भाई तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। यशफा इसको शाजिल का एहसास करवाते हुए बोली, जो बेचारा कब से बहाने बहाने सकीना को भेजकर हानिया को बुला चुका था, मगर ये मैडम मैडम जाने का नाम ही नहीं ले रही। ओप्स, मुझे तो याद भूल गया शाजिल का, चले मैं चलती हूँ। हानिया अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली तो फौरन से अपने सैंडल हाथ में पकड़े और बाहर की तरफ भागी। लड़की आराम से गिर जाओगी। यशफा उसकी तरफ देखकर बोली, जो आंधी तूफान की तरह कमरे से गायब हो चुकी। कोई कोई नाराज लग रहा है। हानिया जो भी कमरे में आई, शाजिल को ड्रेसिंग मिरर के सामने बाल बनाते देखकर बोली।
शाजिल लाएं, मैं बंद कर देती हूँ बटन। हानिया शाजिल के हाथ साइड पर करते हुए बोली, जो खुद अपने कुर्ते के बटन बंद कर रहा था। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। तुम जाओ बाहर, सबको तुमसे जरूरी काम होगा। शाजिल उसके हाथ साइड पर करते हुए बोला, जो हमेशा उसको भूल जाती थी। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो बस शाजिल से जरूरी काम है। हानी लाट से शाजिल की गर्दन में बाहें डालते हुए बोली, आपने तो मेरी तारीफ तो दूर की बात है, मेरी तरफ सही से देखा भी नहीं। हानी उसका ध्यान अपनी तैयारी की तरफ करवाते हुए बोली, अगर तुम्हारी तैयारी देख लिया तो ये कमबख्त दिल नाराज कैसे रहेगा। शाजिल ने ये बात दिल में कही। अब आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं शाजिल। हानिया अपनी आंखों में आंसू समोए बोली, प्लीज रोना नहीं हानी, एक तो मेरा दिल वैसे ही तुम्हारी इतनी सी तैयारी पर बाहर आने को तैयार है। अगर तुमने वैसे ही रोकर अपना नाक लाल कर ली ना, फिर मामला जानलेवा हो जाएगा। शाजिल फौरन से पहले हानिया के आंसू साफ करते हुए बोला, आप इस वजह से मेरी तरफ नहीं देख रहे थे कि मैं प्यारी लग रही हूँ और आप नाराज नहीं रह पाएंगे। हानिया शाजिल की इस मंतक पर हैरान हुई। हानिया ने कॉपर कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहनी थी, कान में छोटे से ब्लैक कलर के टॉप्स पहने थे, हाथों में ब्लैक और कॉपर कलर की चूड़ियां पहनी थी, पाँव में ब्लैक डिसेंट सैंडल पहने थे, YSL ब्रांड के, जो उसके पाँव को और खूबसूरत बना रहे थे। मैंने सकीना को भेजा था तो तुम क्यों नहीं आई नीचे। हानि, क्या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। शाजिल हानिया का चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, नहीं शाजिल, यशफा भी रो रही थी तो मैं बस इसी वजह से नहीं आई, मैं क्यों आपको इग्नोर करने लगी। हानिया फौरन से शाजिल के चेहरे पर हाथ रखते बोली, वैसे आज कोई ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। शाजिल हानिया की बाहें अपने गले में डालता हुआ बोला, कौन लग रहा है ज्यादा खूबसूरत। हानिया जानती थी कि शाजिल उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए बोली, अच्छा तो मैडम को नहीं पता आज कौन खूबसूरत लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। शाजिल हानिया के गाल पर बोसा देते हुए बोला, नहीं शाजिल, मुझे पता लग गया है कौन खूबसूरत लग रहा है, प्लीज नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। हानिया शाजिल को पटरी से उतरते देखकर बोली, शाजिल साहब, पीछे नीचे आलियान साहब आपको बुला रहे हैं, सब मेहमान आ गए। अभी शाजिल हानिया को कुछ कहता कि बाहर दरवाजे पर सकीना की आवाज सुनकर हानिया को छोड़ दिया। आप चले सकीना भी, हम आ रहे हैं। शाजिल हानिया को छोड़ते हुए बोला, हंस लो जितना हंसना है, तुम्हारी हंसी मैंने अपने तरीके से ना बंद करवाई तो फिर कहना। शाजिल हानिया को वार्निंग देते हुए बोला, जो हंस रही थी, क्योंकि शाजिल के प्लान पर सकीना बी की एंट्री पानी फेर चुकी थी। जी जी, देखा जाएगा। यजदान यार आजा नीचे, सब बुला रहे हैं। शाजिल अभी यजदान के कमरे में आया था, यजदान को बेड पर उल्टा लेटे देखकर बोला, ओए तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, तू जानता है सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, फिर भी तू ऐसे लेटा हुआ है। शाजिल यजदान के रिलैक्स अंदाज पर चोट करता हुआ बोला, जो रफ से ट्राउजर शर्ट पहने लेटा हुआ था, जैसे इसकी शादी नहीं है। क्या मतलब तैयार नहीं हुआ, मैं क्या कपड़े उतार कर बैठा हुआ हूँ। यजदान जो पहले ही सब घर वालों पर तपा हुआ था, शाजिल के सवाल पर फट पड़ा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाजिल यजदान को शर्म दिलाते हुए ऊंची आवाज में अस्तगफार की, कि इस बेशरम इंसान को शर्म आ जाए, बोलने से पहले कुछ सोच लिया करे। बेटा, अगर इतना दिल कर रहा है इस्तगफार करने का तो मस्जिद में जाओ, ये मेरा कमरा है, तेरे लिए इबादत गाह नहीं। यजदान शाजिल के अस्तगफार पर बोला, जो अस्तगफार ऐसे कर रहा था जैसे इसको अपनी इज्जत लौट लूटने का कह दिया है। अच्छा यार, अब शादी का गुस्सा क्या मुझ पर उतारेगा, आज तो मेरी पसंद का कुर्ता पहनेगा। शाजिल उसका मुंह ठीक करते हुए बोला, जो ज्यादा बिगड़ रहा था, ये सफेद वाला कुर्ता निकाल दो। शाजिल अलमारी से सफेद कुर्ता निकाल कर बोला, यार इस सब की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही नीचे चला जाऊंगा। यहसान अजीब सी नजरों से कुर्ते को देखता हुआ बोला, जैसे सारा कसूर इस कुर्ते का ही है। ठीक है, मान लिया तू हॉट लगता है ऐसी ड्रेस में, मगर क्यों इतना शौक है सबको अपनी बॉडी दिखाने का। शाजिल उसकी ड्रेसिंग पर तंज करते हुए बोला, जो निकाह के इवेंट के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। मैंने कब बोला कि मुझे अपनी बॉडी दिखाने का शौक है। यजदान ने अपने पास पड़े तकिए को शाजिल की तरफ फेंकते हुए बोला, जो यजदान के सफेद कुर्ते को आयरन कर रहा था। अच्छा, मुझे तो यही लगा। ये पकड़, कपड़े प्रेस कर दिए हैं मैंने, और जल्दी से जा शावर ले, चेंज कर, फिर नीचे चलते हैं, सब आ गए। शाजिल यजदान को बेड से उठाते हुए बोला, वेट कर, मैं बस 15 मिनट तक शावर लेकर आया, फिर चलते हैं नीचे। यजदान ने शाजिल के हाथ से कपड़े पकड़े और कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शुक्र है तुम बाहर निकल आए, चाचू की कॉल आई थी, नीचे निकाह ख्वाह आ गए। चलो जल्दी से बाल बनाओ, फिर नीचे चलते हैं। शाजिल यजदान जल्दी करने का कहते हुए बोला, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। ओके, बाल बना लो, फिर चलते हैं। जिस्तान ने सफेद कलर का कुर्ता पहना था, पाँव में पेशाब रेजू थी, बाल माथे पर बिखरे हुए और पुरकशिश बना रहे थे। लेकिन आज पूरी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बिल्कुल उदास थी, क्योंकि शौकी कोई हलचल नहीं। जैसे सारी रौनक एक इंसान के दम से थी, वो तो चला गया, तो रौनक भी कहीं दूर चली जाएगी।
अच्छा जल्दी करो फिर मैं वेट कर रहा हूँ, शाजिल कहते साथ ही सोफे पर बैठकर यजदान का इंतजार करने लगा। सहला बेगम यजदान अभी तक नहीं आया, पता करवाएं। सिकंदर साहब जो कब से यजदान का वेट कर रहे थे, जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी वो देखे आ गए हैं दोनों। सहला बेगम सिकंदर साहब का देहांत सीढ़ियों की तरफ करवाते हुए बोली, जहां पर वो दोनों शहजादों की आन बान रखने वाले आ रहे थे। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे कितने प्यारे लगे, किसी की नजर ना लगे। सहला बेगम यजदान और शाजिल को प्यार करते हुए बोली, जिन्होंने सेम सफेद कलर का कुर्ते पहने थे। बिलोशुबा वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बेटा टाइम नहीं है, सब मेहमान लॉन में वेट कर रहे हैं, मौलवी साहब भी आ गए। सिकंदर साहब वक्त का एहसास करते हुए बोले, निकाह का इंतजाम हवेली के लॉन में किया गया था। कोई बड़ी तकरीब नहीं थी, बस अजीज अकारब थे जिनको निकाह पर बुलाया था। जी आ जाइए चाचू, चलते हैं। शाजिल अपने चाचू की बात मानता हुआ बोला, आप लोग बाहर जाएं, मैं यशफा को लेकर आई। सहरा बेगम उनको बाहर जाने का इशारा करते हुए बोली, यजदान सिकंदर वल्द सिकंदर आलम, आपका निकाह यशफा अकबर वल्द अकबर खान से किया जाता है, क्या आपको निकाह कबूल है? मौलवी साहब यजदान से निकाह की रजामंदी लेते हुए बोले, जी कबूल है, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। यजदान सिकंदर वल्द सिकंदर आलम, आपका निकाह यशफा अकबर वल्द अकबर खान से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, मैं कभी तुम्हें अरूब की जगह नहीं दूंगा। यजदान सिकंदर वल्द सिकंदर आलम, आपका निकाह यशफा अकबर वल्द अकबर खान से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। मौलवी साहब की 3 बार रजामंदी पर यजदान ने खुद से अहद किया था। अब देखना ये था किस्मत क्या करती है। यशफा अकबर वल्द अकबर खान, आपका निकाह यजदान सिकंदर वल्द सिकंदर आलम से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब यशफा से निकाह की रजामंदी लेते हुए पूछा, कबूल है या अल्लाह, ये फैसला मेरे और मेरी बेटी के लिए बेहतरीन हो। यशफा अकबर वल्द अकबर खान, आपका निकाह यजदान सिकंदर वल्द सिकंदर आलम से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है या अल्लाह, यजदान का साथ मेरे लिए बाइस सुकून है। यशफा अकबर वल्द अकबर खान, आपका निकाह यजदान सिकंदर वल्द सिकंदर आलम से किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, अगर मेरे सबर का सिला यजदान है तो मैं कबूल करती हूँ। यशफा ने भी खुद से अहद करते हुए निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह होते ही यजदान वहां से चला गया था। उसका कोई इरादा नहीं था किसी से मुबारकबाद वसूल करने का। हानिया बेटा, सारे मेहमान बस खाना खाकर चले जाएंगे, आप ऐसा करो बच्चों और यशफा को ऊपर ले जाओ। सादी बेगम हानिया के पास आकर बोली, जो यशफा के साथ बैठी बातें कर रही थी। जी तायम्मी ले जाती हूँ, बुरहान और जन्नत को तो सकीना भी ले गई है हवेली में। हानिया फौरन से खड़े होते बोली, अच्छा बेटा, फिर यशफा को ले जाओ और यजदान के कमरे में छोड़ दे और बच्चों को भी उधर ही ले जाए। शादी बेगम चाहती थी कि यशफा और बच्चे आज से ही यजदान के कमरे में रहे, और अगर वो यशफा को अकेले भेजती कमरे में तो यजदान गुस्सा करता, इसीलिए उन्होंने बच्चों का भी कहा ताकि यजदान गुस्सा ना कर सके। यशफा भाभी, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो मैं ला दूं? हानिया यशफा और बच्चों को यजदान के कमरे में लाकर पूछा। बच्चे तो आज थकावट की वजह से जल्दी सो गए थे। नहीं हानि, बस मुझे कोई सिंपल सा ड्रेस ला दो, क्योंकि मुझे बच्चों को फीड करवाना होता है। रात में तो प्रॉब्लम होगी और बुरहान वैसे भी ज्यादा छोटा है, कहीं इसको ये मोती वगैरह ना लग जाए। यशफा जन्नत और बुरहान को बेड के सेंटर में लिटाते हुए बोली, भाभी अभी तो यहसान भाई नहीं आए, अब आप अभी चेंज करेंगे? हानि दोनों बच्चों के गाल पर बोसा देते हुए बोली, हानि तुम जानती हो शादी किन हालात में हुई, तो ऐसे में यहसान का वेट करना एक अहमकाना हरकत है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आज रात या तो लौट आएंगे या वो नहीं आएंगे। यशफा आईने के सामने खड़ी होकर अपनी चूड़ियां उतारते हुए बोली, जी जानती हूँ, बट मुझे यकीन है यस्तान भाई आपकी तरफ माइल हो जाएंगे। हानिया यशफा के लहजे में उदासी महसूस करते हुए बोली, यशफा ने बस यही कहना मुनासिब समझा, क्योंकि अभी पता नहीं जिंदगी ने किस डगर पर लेकर चलना था। चले मैं चलती हूँ, आप भी रेस्ट करें। हानि कहते साथ ही बाहर की तरफ रवाना हो गई, क्योंकि शाजिल उसका वेट कर रहा था और वो उसको नाराज नहीं कर सकती थी। बहुत जल्दी नहीं आ गई हो आज कमरे में? शाजिल हानिया को टाइम से आज कमरे में देख कर बोला। जी क्योंकि मैं जानती थी मेरे शाजिल मेरा वेट कर रहे होंगे। हानिया शाजिल के पास बेड पर बैठती हुई बोली, जो हाथ में किताब पकड़ी बेड से टेक लगाकर तकरीबन लेटने वाले अंदाज में बैठा था। अच्छा जी, और आपको ये बात कैसे पता चली कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ? बस देख लें, पता ही चल जाता है, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। हानिया शाजिल के सीने पर सर रखते हुए बोली, अच्छा जी, आजकल आप शायर बन रही हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, कल से आपने यूनी जाना है, क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं। शाजिल हानिया के बालों में हाथ चलाता हुआ बोला, शाजिला मेरा यूनी जाने को दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। हानिया उदास लहजे में बोली, इसको बिजनेसमैन वुमेन बनने का शौक था, लेकिन जब से शादी हुई थी इसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। हानि, कल से
تو مجھے بھی ڈیلی آفس جانا ہے، جب میں گھر نہیں ہوں گا تو تم بور ہو جاؤ گی۔ چلو شاباش، یونی جانے کی تیاری کرو۔ جاؤ جلدی سے، کل کے لیے کپڑے نکالو، اپنے بھی اور میرے بھی، اور چینج کر کے آؤ، باتیں کریں گے، پھر تب تک یہ بک ریڈ کر لیتا ہوں۔ شازل جانتا تھا جب سے اس کی ہانی کی شادی ہوئی، ہانی نے ضد کرنا، ناراض ہونا، تنگ کرنا سیکھ لیا۔ پہلے کوئی ایسے ٹریٹ نہیں کرتا تھا جیسے شازل کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی اور شازل بچوں کی طرح اس کو منا لیتا تھا۔ اوکے آپ بک ریڈ کریں، میں تب تک چینج اور کل کے لیے کپڑے نکال لوں۔ ہانیہ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جاؤ شاباش، لیکن اس سے پہلے واپس آؤ۔ ہانیہ کو واپس آنے کا اشارہ کیا۔ کیوں شازل، کیا ہوا؟ ہانیہ شازل کے پاس آ کر بولی، میں اپنا فیوریٹ کام کیے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ شازل ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس لاتا ہوا، کون سا فیوریٹ کام؟ ہانیہ نہ سمجھی سے بولی، ابھی بتاتا ہوں۔ شازل یہ کہتے ساتھ ہی ہانیہ کے گالوں پر بوسوں کی بچھاڑ کرتا ہوا بولا، اف اللہ شازل آپ ایسا کریں، آپ مجھے کھا ہی جائیں ایک بار۔ ہانیہ شازل کے دانتوں کو اپنے گال پر محسوس کرتے ہوئے بولی، نہیں جان، ایک بار کھانے میں مزہ کا جو تھوڑا تھوڑا کھانے میں ہے۔ شازل ہانیہ کو مزید تنگ کرتے ہوئے بولا، جا رہی ہوں میں، اب واپس نہیں آؤں۔ ہانیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ہانی جان جہاں جانا ہے چلی جاؤ، لیکن واپسی کے سارے راستے شازل آلیان کی طرف آتے ہیں۔ شازل اپنی بک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، اسی بات کا تو گھمنڈ ہے تھوڑا تھوڑا۔ ہانیہ ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی، اف لڑکی، یہ سب بعد میں بتاتا ہوں، جاؤ جلدی سے اپنا کام کر کے واپس آؤ۔ شازل اس کے بچوں جیسی حرکتوں پر حیران ہوتا ہوا بولا، جو لڑکی سب سے خاموش رہتی تھی وہ لڑکی شازل آلیان سے کتنی باتیں کرتی، یہ بات شازل کو حیران کر دیتی تھی۔ کیا ہو کہ جنت، میری بچی چپ کر جاؤ۔ یشوا جو شاور لینے واش روم گئی تھی، جنت جو بیڈ کے کنارے پر آ گئی تھی، اچانک کروٹ لینے کی وجہ سے گر گئی، نیچے کارپیٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے جنت کے سر پر چوٹ آ گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب اپنے کمروں میں نیند کی آغوش میں تھے۔ یزدان بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یشوا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، کیونکہ جنت کی رونے کی آواز سن کر برہان بھی اٹھ گیا تھا اور اس نے بھی رونا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اف بچوں، کیا ہو گیا ہے، چپ کر جاؤ۔ یشوا نے ایک طرف جنت کو اٹھایا تھا جس کا سر نیچے لگنے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، ہلکی سی خراش تھی۔ دوسری طرف برہان کو اٹھایا تھا جو جنت کو دیکھ کر روئے جا رہے تھے۔ جنت اور برہان دونوں، چپ کر جاؤ پلیز، دیکھ لو اگر آپ ایسے روگے تو ماما پریشان ہوگی، پلیز میرے بچوں چپ کر جاؤ۔ یشوا ان کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی جیسے چھوٹے سے بچے اس کی بات سمجھ جائیں گے۔ یزدان بیٹا، کھانا لگا دو۔ یزدان جو رات کے 1 بجے حویلی میں داخل ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، اپنے نام کی پکار پر پیچھے مڑا، نہیں سکینہ، ابھی مجھے بھوک نہیں، آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ یزدان رات کی اس پہر ان کو جاگتے دیکھ کر سوال کیا۔ جی سہلا بیگم نے کہا تھا آپ سے کھانے کا پوچھ لوں، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا صبح سے؟ سکینہ نے سہلا بیگم کے حکم کے متعلق اطلاع دی، نہیں آپ سو جائیں، مجھے بھوک نہیں۔ یزدان کہتے ساتھ ہی اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ بچوں چپ کر جاؤ۔ ابھی یشوا کچھ کہتی کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خاموش ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یزدان جو بھی کمرے میں داخل ہی ہوا تھا، سامنے کھڑی یشوا کو دیکھ کر سوال کیا، جو بچوں کو خاموش کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آنٹی نے بھیجا ہے اس کمرے میں خود نہیں آئی۔ یشوا بچوں کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی، میری زندگی میں بھی آپ خود نہیں آئی، وہ بھی آپ کی آنٹی لائی ہیں، اب یہ بھی کہہ دیں۔ یزدان یشوا پر ٹونٹ کرتا ہوا بولی، جی کیا مطلب، میں سمجھی نہیں۔ یشوا کو غصہ آ رہا تھا یزدان پر، ایک تو بچے زور و شور سے رو رہے تھے اور ایک یہ انسان ٹونٹ مار رہا تھا، یہ دونوں کیوں رو رہے؟ یزدان اپنا کوٹ صوفے پہ رکھتا ہوا بولا، وہ جنت بیڈ سے گر گئی تھی، اس وجہ سے روئی، اور برہان جنت کو دیکھ کر۔ یشوا جنت کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولی جس کے ماتھے پر خون کی لکیر نظر آ رہی تھی، تو آپ کہاں تھی، اور میری بات کان کھول کر سن لیں، میں برہان کے معاملے ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ یزدان بیڈ سے برہان کو اٹھاتے ہوئے بولا جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں لال کری تھی، میں واش روم میں تھی، اور ویسے بھی برہان کو چوٹ نہیں لگی، جنت کو لگی، وہ بس اس کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ یشوا کو دکھ اور یزدان کی بات پر اس کو بس اپنے بیٹے کی فکر تھی، اس نے ایک بار نہیں پوچھا کہ جنت کو چوٹ زیادہ تو نہیں لگی۔ جو بھی تھا آپ دونوں کو چپ کروائیں، مجھے سونا ہے۔ یزدان برہان کو بار بار یشوا کی طرف لپکتے دیکھ کر فوراً سے بولا، جی آپ برہان کو مجھے دیں۔ یشوا برہان کی حالت سمجھتے ہوئے بولی، یزدان نے برہان کو یشوا کو دیتے خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دونوں بیڈ پر سوئیں گے؟ یزدان شاور لے کر باہر آیا تو جنت اور برہان کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر سوال کیا۔ جی، یشوا نے بس جی کہنا مناسب سمجھا۔ ٹھیک ہے، یزدان نے بیزاریت والے لہجے میں کہتے ساتھ ہی برہان والی سائڈ پر لیٹ گیا۔ 1 منٹ تم بھی یہاں لیٹو گی؟ یشوا جو جنت کو سیدھا کر کے لٹا رہی تھی، یزدان کے سوال پر رک گئی۔ جی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یشوا نہ سمجھی سے پوچھنے لگی، آخر وہ کہاں لیٹے گی، اس کمرے میں ایک ہی تو بیڈ ہے، تم یہاں نہیں سو سکتی، یا تو صوفے پہ سو جاؤ یا اپنا انتظام کہیں اور کرو۔
یزدان یہ کہتے ساتھ ہی کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، یشفا نے بہت مشکل سے جواب دیا، کیونکہ یزدان کی بات سن کر یشفا کا دل کیا چیخ چیخ کر آخر اس کی زندگی میں سکون کب آئے گا؟ یہی بہتر ہے تمہارے میرے سے جتنا دور ہو سکے دور رہو۔ یزدان اس کے جواب دینے پر تپ کر بولا کہ وہ اس کی ہر بات کا جواب کیوں دیتی ہے۔ اور ہاں، جنت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ صوفے پر، یہ نہ ہو وہ دوبارہ گر جائے۔ یزدان جانتا تھا صوفہ 3 سیٹر ہے، پھر بھی اس نے جنت کو ساتھ لے کر جانے کا کہا تاکہ وہ بتا سکے اس کمرے کی ہر چیز پر یزدان اور برہان کا حق ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں جنت کو آج کے بعد آپ کے بیڈ پر نہیں سلاؤں گی اور نہ ہم دونوں آپ کی کسی چیز پر حق جتائیں گے۔ یشوا اس کہتے ساتھ ہی جنت کو گود میں اٹھا کر صوفے پہ چلی گئی۔ صوفہ بڑا تھا پر اتنا بڑا نہیں کہ دونوں آرام سے سو سکتے۔ عجیب ہے یہ لڑکی، میں نے یہ تھوڑی بولا کہ وہ اس کو بیڈ پر نہ سلائے، میں تو بس ویسے ہی کہہ دیا۔ یزدان خود سے باتیں کرتا ہو بولا، لیکن یزدان یہ بات بھول گیا تھا، بولنے والے کے لیے صرف باتیں ہوتی، سننے والا ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ کب ختم ہوگی میری اور بیٹی کی آزمائش، خدا آخر کب؟ یشوا نے جنت کو صوفے پر لٹایا اور خود پاس بیٹھ اور اپنے رب سے باتیں کرنے لگی۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ ہائے جلدی اٹھ جاؤ، صبح کے 8 بجے اٹھ جاؤ، یوں نہیں جانا ہے تمہاری کلاس سے۔ شازن تو شاور لینے سے پہلے ہانے کو اٹھا کر گیا تھا، لیکن جب واپس آیا ہانے کو سوتے دیکھ کر دوبارہ اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ شازن تھوڑا سا بس ہونے دے، پھر اٹھ جاؤں گی پکا بات۔ ہانے شازن سے منت کرتے ہوئے بولی جو اس کی نیند کا دشمن بنا ہوا تھا۔ ہانی تم اٹھ رہی ہو، یہاں سے شاور کے نیچے کھڑا کرو۔ شازل جانتا تھا وہ اس دھمکی کے پر فوراً اٹھ جائے۔ نہیں شازل دیکھے میں اٹھ گئی۔ ہانی شازل کی بات سن کر فوراً سے اٹھ کر بولی، جی جی بیبی ڈال نظر آ رہا ہے آپ جاگ گئی، اب جلدی سے جائیں، شاور لیں اور تیار ہو جائیں، پھر نیچے چل کر ناشتہ کرتے، آج سے میں ہی تمہیں یونی ڈراپ کروں گا اور لینے بھی آؤں گا، اوکے؟ شازل ہانی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اوکے شازل۔ ہانی کہتے ساتھ ہی باتھ روم میں بند ہوئی۔ شازل بھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ آؤچ میری کمر، اف خدایا۔ یشوا جس نے ساری رات صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ کر گزاری تھی، صبح جب برہان کے رونے کی آواز سے اچانک اٹھی تو کمر کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے پورے جسم میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ آ جاؤ میرے بچے کو بھوک لگی۔ یشوا اپنی کمر کے درد کو اگنور کرتے ہوئے برہان کے پاس گئی جو بھوک سے رو رہا تھا۔ یزدان ابھی واک کرنے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ برہان پہلے فیڈ کرے گا، پھر برہان کی نائی نائی ہوگی۔ یشوا برہان کو گود میں اٹھا کر صوفے پر لے آئے اور اس سے باتیں کرنے۔ یشوا اذان کی باتوں کی سزا برہان کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ پہلے دن جب اس نے برہان کو گود میں اٹھایا تب سے اس کو ایسا پیار دیا تھا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کرتی ہے۔ جنت بھی اٹھ گئی ہے اور دیکھو آج جنت کا بھائی بھی اٹھ گیا ہے۔ یشوا جو برہان کو فیڈ کروا رہی تھی جنت کو اٹھ کر بیٹھے دیکھ کر بولی، جنت 8 ماہ کی ہو گئی تھی، وہ خود سے بیٹھ جاتی، اب تو کرالنگ بھی کرتی تھی۔ آ جاؤ ماما کے پاس جنت، ماما کا بچہ ماما کے پاس آئے۔ یشوا جنت کو ایک ہی جگہ بیٹھے دیکھ کر بولی، شاید اس کو صبح ہی صبح برہان کا اپنی ماما کے پاس آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ السلام علیکم۔ ابھی یشوا جنت کو کچھ کہتی یزدان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وعلیکم السلام، یشوا نے جواب دے کر اپنا دھیان جنت اور برہان کی طرف کر لیا۔ امی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں اور بچوں کو بھی، سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں، آپ پلیز جلدی سے دونوں کو تیار کر لیں، داجان کو ناشتے کی ٹیبل پر سب ایک ساتھ چاہیے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہانی اور شازل نے ڈائننگ روم میں آتے ہی سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میرے بچوں بیٹھو ناشتہ کریں۔ داجان ہانی اور شازل کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، دونوں ایک ساتھ میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شازل نے بلیک 3 پیس سوٹ پہنا تھا، ہانی نے بلیک کرتا پہنا ہوا تھا جو سمپل تھا لیکن ڈیسنٹ تھا، جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ امی یزدان کہاں ہے، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ شازل اپنی چیئر پر بیٹھتا ہوا، بیٹا وہ واک کر کے آئے ہیں، اپنے روم میں گئے، آپ کو ان سے کوئی کام ہے؟ سعدیہ بیگم شازل کے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے بولی، جو امی آج پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں، ڈی ایس پی فراز کی کال آئی تھی، جنہوں نے عروب کا قتل کیا تھا وہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اس وقت تھانے میں ہیں۔ شازل سعدیہ بیگم سے جوس کا گلاس لیتے ہیں، یہ تو بہت اچھی خبر ہے بیٹا، آپ اور یزدان اکیلے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ عالیان صاحب کو یزدان اور شازل کا اکیلے جانا مناسب نہیں لگا، اسی وجہ سے بولے، جی بابا آپ اور چاچو ساتھ ہی جائیں گے ہمارے۔ شازل اپنا جوس کا گلاس آنے کی طرف کرتے ہوئے بولا اور آنکھوں سے اشارہ کیا پینے کا۔ اس نے یہ کام اس طریقے سے کیا تھا وہاں بیٹھے کسی بھی شخص کو پتہ نہ چلا۔ یزدان بھی آ گئے۔ سہلا بیگم یزدان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی جو سامنے سے آتا دکھائی دے رہا۔ یزدان اور یشوا کو کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا یہ پرفیکٹ کپل ہے، لیکن ان کا رشتہ کتنا نامکمل ہے یہ بات ان دونوں سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یزدان نے برہان کو اٹھایا تھا اور یشوا نے جنت کو۔ السلام علیکم۔ یزدان اپنے چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم۔
यशवा ने खुद ही हिम्मत करके सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, आप इधर आए, बैठे यजदान के साथ। सहला बेगम यजदान के साथ वाली चेयर पर बैठने का बोला। ये तो अरूप की है, आप कहीं और बैठ रहे। यजदान ने किसी का भी लिहाज के बगैर यशवा को चेयर पर बैठने के से रोक दिया। इतनी इंसल्ट पर यशवा का दिल किया वो यहाँ से भाग। यजदान बेटा, ये अभी सहला बेगम यजदान को कुछ कहती यशवा ने रोक दिया। आंटी कोई बात नहीं, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। यशवा ने अपने गले में आंसू के गोले को नीचे करते हुए बोली, लेकिन इसकी आवाज में दर्द सबने महसूस किया। यजदान ने भी, जी बेटा आप इधर आ जाए। सादी बेगम अपने साथ वाली चेयर पर आने का कहते हुए बोली। यजदान, तुम्हें बाबा जान और चाचू जान अभी थोड़ी देर तक पुलिस स्टेशन जाएंगे। अरूप के कातिल मिल गए हैं। शाजिल यजदान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। क्या सच में? यजदान अपनी चेहर से खड़ा हुआ चीख कर बोला। यजदान बेटा रिलैक्स। दादा जान यजदान की आंखों में गुस्सा देखते हुए बोली। यजदान, बुरहान और जन्नत छोटे हैं मेरा, रिलैक्स। सहरा बेगम बुरहान को देखते हुए बोली, जिसने यजदान की आवाज सुनकर रोने की तैयारी पकड़ ली थी। शाजिल चलो हम अभी चलेंगे, बाबा जान उठे, हम अभी जाएंगे। यजदान अपनी गाड़ी की चाबी उठाता हुआ बोले। यजदान, पहले नाश्ता कर लो। सिकंदर साहब उनका ध्यान नाश्ते की तरफ करवाते हुए बोले। बाबा आकर कर लेंगे, अभी चले बस। आप सब, मैं उन सबको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ, जैसे अरूप को अपने सामने मरते हुए देखा था। यजदान की आंखों में वहशत देखकर एक पल के लिए वहां बैठे सब लोग घबरा गए कि यजदान कुछ गलत न कर ले। बाबा जान आप ऐसा करें, यजदान और चाचू के साथ पहुंचे, मैं हाने को यूनी ड्रॉप करके वहीं से आऊंगा। शाजिल भी अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोले, ओके बेटा ध्यान से जाना। आलियान साहब भी अपनी जगह से खड़े होकर बोले, आ जाओ हानिया। शाजिल ने कहते साथ ही अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। जी आ गई। हानिया सबको खुदा हाफिज कहकर बाहर की तरफ रवाना हो गई। हानिया, तुमने नाश्ता तो किया नहीं? शाजिल गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। शाजिल आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं कुछ खा लूंगी उन्हीं से, आप बेफिक्र रहे। हानिया शाजिल का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यूनी से कुछ उल्टा सीधा नहीं खाओगी। शाजिल हानिया को डांटने वाले अंदाज में बोला, ओफ शाजिल, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, 20 साल की समझदार लड़की हूँ। हानिया ने शाजिल को बहुत पते की बात बताई। हानिया प्लीज प्लीज, सुबह सुबह मेरी जान मजाक नहीं करती, अभी हंसने का मूड नहीं है, वरना इस जोक पर तो मैं घंटों बैठकर हंस सकता हूँ। शाजिल ने अपनी हंसी को मुश्किल से ब्रेक लगाते हुए अपनी बात कही। क्या मतलब है आपका? जोक कौन सा? मैंने तो अभी कोई जोक नहीं सुनाया। हानिया ना समझी वाले अंदाज में बोली और सोचने लगी इसने शाजिल को कौन सा जोक सुनाया। हानि, तुम 20 साल की, ये बात मैंने मान ली। शाजिल अपना ध्यान हानि की तरफ करते हुए, जी मैं 20 साल की ही हूँ। हानि ने जैसे कन्फर्म, लेकिन तुम समझदार हो, ये बात शाजिल आर्यन कयामत तक नहीं मानेगा। शाजिल अपनी बात पर कहका लगाते हुए बोला, आप इस बात को जो कह रहे थे? हानि को जैसे सदमा ही लग गया कि वो समझदार नहीं है शाजिल की नजर में। हाँ हाँ ना, ये जोक ऑफ द एयर है। हानि और समझदार मतलब देखो ना खुद कितनी अलग अलग चीजें हैं दोनों। शाजिल फिर से उसको तंग करता हुआ बोला, शाजिल आप मुझसे बात मत करिए। हानि अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ती हुई बोली, अच्छा ना यार, नाराज ना हो, मैं मान लेता हूँ तुम समझदार, कोई बात नहीं, सब लोग अपनी बेगमात के लिए झूठ बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ। शाजिल अभी भी बाज नहीं आया था उसको तंग करने से। छोड़े मुझे बात, मुझे, मैं नहीं बोलती। हानि बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, अच्छा ना मजाक किया था, मेरा बच्चा नाराज ना हो, सब समझदार है, सबसे समझदार मेरा बच्चा है, मेरे से भी ज्यादा। शादिल हानिया को गले लगाते हुए बोला, गाड़ी के शीशे ब्लैक, कोई भी बाहर से अंदर नहीं देख सकता। अब मैं बच्चा बन गई। हानिया अपना चेहरा शाजिल की गर्दन में छुपाते हुए बोली, हर बीवी अपने शौहर के लिए उसका बच्चा ही होती है, और तुम मेरे लिए सबसे प्यारा मासूम सा बच्चा हो। शाजिल उसके बालों में बोसा देते हुए बोला, शाजिल हम गाड़ी में हैं, जल्दी करें नहीं तो लेट हो जाएंगे। हानिया अपना चेहरा शाजिल की गर्दन से निकालते हुए बोली, अगर तुम्हें अंदाजा हो तो तुम्हारी यूनी आ चुकी है। शाजिल हानिया का ध्यान यूनी के गेट की तरफ करवाता बोला, इतनी जल्दी आ गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। हानिया पैसेंजर सीट से अपना बैग उठाते हुए बोली, गलत जुमला कहा है तुमने हानि जान। शाजिल उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, क्या मतलब? हानि ना समझी वाले अंदाज में बोली, तुम्हें कहना चाहिए था शाजिल, आप जब साथ होते हैं तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। शाजिल हाने की आवाज में बोला, ये तो ठीक कहा आपने, जब आप आस पास होते हैं कुछ नहीं पता चलता, बस दिल करता है वक्त थम जाए, मैं आपस आपको देखती रहूं। हानि शाजिल के दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए बोली, चलो मेरी जान, बाकी का प्यार घर जाकर तुम्हारी यूं नहीं आगे और मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ओके? हानि शाजिल की गाल पर बोसा देते हुए बोली, अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाएगा। हानि गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोली, ओके अल्लाह हाफिज। शाजिल ने कहते साथ ही टर्न लिया और गाड़ी पुलिस स्टेशन वाले रास्ते पर बढ़ा। तो मेरे पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।